अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बच्चों राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्सेस मौलिक कर्तव्य यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर्सेस फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आसान भाषा में टॉपिक को समझाया था। और आज की इस वीडियो में मैं आपको देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में बताने वाला हूं। ये जो टॉपिक है वो हमारे एग्जाम सीरीज से रिलेटेड चल रहे हैं और पूरे चांसेस होते हैं कि आपकी 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में ये वाले जो क्वेश्चन है वो आपसे जरूर पूछ ले जाते हैं। डजेंट मैटर कि वो 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 4 नंबर हो या 6 नंबर हो। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको ये वीडियो पूरी वॉच करनी चाहिए ताकि आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो इन टॉपिक्स को लेके, और एग्जाम में जब ये पूछ ले जाए तो आपको इतनी सी भी परेशानी ना हो करने में। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बच्चों आप अच्छे से जानते हो कि भारत का जो राष्ट्रपति का पद है वो काफी टॉप लेवल का माना जाता है और राष्ट्रपति के पास ऐसी बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती है, पावर्स होती है, जिनका जो प्रयोग है ना वह समय समय पर करता ही रहता है और साथ ही अपने पद के साथ जुड़े अलग अलग कामों को भी वह करता ही रहता है। अब बात आती है कि कौन होगा देश का राष्ट्रपति। तो बच्चों संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है तथा कार्यपालिका यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है उसकी शक्ति उसी के हाथों में निहित होती है। वह देश का प्रथम नागरिक माना भी जाता है, ये बात आप अच्छे से जानते ही होंगे। और अगर बात की जाए कि कौन है वर्तमान में देश के राष्ट्रपति, तो बच्चों इनका नाम है रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो आपको शायद पता भी होगा, 1 मार्क एमसीक्यू में मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि एग्जाम में जो करंट में चीजें चल रही होती है उनसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो एक स्मॉल सा इंट्रो है देश के राष्ट्रपति के बारे में। अब बात करते हैं बच्चों राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन है और कौन कौन सी पावर है राष्ट्रपति के पास। तो देखिए, राष्ट्रपति को कार्यकारी, विधायी, कानूनी, वित्त, न्याय और आपातकालीन मुख्य शक्तियां प्राप्त हैं और साथ ही कुछ अन्य शक्तियां भी हैं जिनका जिक्र कुछ इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति जो है बच्चों वो प्रशासन का औपचारिक मुखिया होता है और सभी कार्यवाही जो होती है उसके नाम पर ही होती है। उसी तरह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के अलावा भी राज्यपाल, जिन्हें आप गवर्नर कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वित्त आयोग, मुख्य चुनाव आयोग आदि की जो नियुक्तियां हैं यानी जो उन्हें अपॉइंट करना है ना वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप जरा ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, और उसी तरह संसद के सदनों के अधिवेशन को बुलाना या फिर उन्हें पोस्टपोन करना यानी स्थगित करना, अध्यादेश को जारी करना, तीनों सेनाओं का, वायुसेना, जल सेना, स्थल सेना, इनका सेनापति और साथ ही संकटकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास प्राप्त होती है। तो ये सारी चीजें आपको राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों में लिखनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकार के बारे में कि जो स्पेशल पावर है वो कौन कौन सी है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, तो सबसे पहला है बच्चों सूचना प्राप्त करने का अधिकार। इसमें होता क्या है कि राष्ट्रपति जो है ना वह प्रधानमंत्री से देश की समस्याओं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ ही जो मंत्री परिषद की कार्यवाही है ना उनकी जानकारी प्राप्त करने का राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। उसी तरह मंत्री परिषद के जो परामर्श है यानी जो सलाह है ना उन्हें लौटाकर पुनर्विचार करने के लिए कहना भी राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों में गिना जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है विधेयक। विधेयक मतलब जो बिल होता है उसके ऊपर विलंब करना या फिर स्वीकृति देने से मना करना, ये भी राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में शामिल है। इसमें होता क्या है बच्चों, जो धन विधेयक है जिसे हम मनी बिल कहते हैं, तो मनी बिल क्या है, जो लोकसभा में पेश किया जाता है इसे राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता। केवल राज्यसभा जो है सिर्फ 14 दिन के लिए अपने पास रोक सकती है, नाम मात्र के लिए। ठीक है, तो इस विधेयक के अलावा संसद के द्वारा जो अन्य विधेयक होते हैं ना, जो बिल होते हैं, राष्ट्रपति उसके ऊपर अपनी स्वीकृति देने में देरी भी कर सकता है या फिर मना भी कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि ये जो शक्तियां है ना राष्ट्रपति की वो काफी लिमिटेड होती है। यदि उसी विधेयक को संसद के दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है पास करवाने के लिए, तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में इनकार नहीं कर सकता। बस ये है कि वह पुनर्विचार करने के लिए दोबारा से वापस सदन में भेज सकता है।
अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि संसद के दोनों सदन जो है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें अभी हाल ही फिलहाल में कुछ साल पहले कोविड से पहले, कोरोना वायरस से पहले सीए भी आया था, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया था। तो ये लोकसभा में आसानी से पास हो गया, क्योंकि जो बीजेपी है उसके पास क्या है, प्रॉपर मेजॉरिटी यानी बहुमत प्राप्त है। 303 सीटें अकेली उस पार्टी के पास है और गठबंधन के साथ 353 है। तो लोकसभा में आसानी से क्या हो गया, वो बिल पास हो गया। लेकिन राज्यसभा में थोड़ी मुश्किलातें आती है, तो एक दो बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन बाद में राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया। तो अब जो सीए था ना, वह जब राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए गया, तो राष्ट्रपति ने इस बिल के ऊपर अपनी मोहर लगा दी। तो सीए भी अब क्या हो गया, सीए बन गया, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो था अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन गया, क्योंकि इसके ऊपर राष्ट्रपति की मोहर लग गई थी, अब वो कानून बन गया था। तो कुछ ऐसा ही हमें इसमें देखने को मिलता है। और जहां तक देरी का प्रश्न है, तो संविधान में इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। अनिश्चित काल तक जो बिल है राष्ट्रपति अपने पास रख सकता है। और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो आप बच्चों जानते हैं अच्छे से कि जब कभी इलेक्शन होते हैं और किसी भी पार्टी का जो नेता है, जो लीडर होता है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होता है, उसकी जो नियुक्ति होती है, उसे जो ओथ दिलानी होती है, शपथ दिलानी होती है, वह राष्ट्रपति ही दिलाता है। ठीक है, जैसे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री को दिलाई गई थी। लेकिन चुनावों के बाद अगर किसी भी दल या फिर गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो राष्ट्रपति निर्णय करता है कि किसको प्रधानमंत्री अपॉइंट यानी कि नियुक्त किया जाए। अन्यथा यानी वह अपने विवेक का प्रयोग करता है और ऐसे ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। और ऐसा ज्यादातर विशेष राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ही ये स्थिति पैदा होती है, अन्यथा आराम से सरकारें जो वो गठबंधन से बन ही जाती है। ठीक है, तो ये विशेषाधिकार है राष्ट्रपति के। लेकिन आपको एक चीज और जाननी पड़ेगी, वो है राष्ट्रपति की स्थिति, यानी कि उसकी कंडीशन के बारे में। राष्ट्रपति की स्थिति, तो देखिए बच्चों, सिद्धांत में तो राष्ट्रपति के बाद बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा भी है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वह अत्यधिक शक्तिशाली है। लेकिन रियलिटी में, व्यवहार में वह नाम मात्र का ही मुख्य है। इन शक्तियों का जो प्रयोग है वह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 74A के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा और वह मंत्री परिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है, परंतु उसे मंत्री परिषद के द्वारा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना ही पड़ता है। वह केवल संवैधानिक मुखिया ही कहलाया जाता है। और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अब की बार कि आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि जो देश का राष्ट्रपति का पद है वह केवल संवैधानिक तौर पर शक्तिशाली है लेकिन व्यवहार में नहीं, यानी कि किताबी पन्नों में तो शक्तियां ज्यादा है लेकिन रियलिटी में जो है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अंडर में ही काम करता है। क्या आप इस बात से स्पष्ट हो? तो अपने तर्क में ही आपको आंसर देना पड़ेगा, सभी चीजें बताने पड़ेगी। तो आई होप कि आप स्थिति के बारे में भी अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बता देना। तो ये सब जानकारी थी देश के राष्ट्रपति के बारे में। अब बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको कि अभी के समय देश के प्रधानमंत्री कौन है। बच्चे बच्चे की जुबान पर नरेंद्र मोदी जी का नाम रटा हुआ है। ठीक है, हम बात करते हैं नियुक्ति के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में। तो देखिए बच्चों, लोकसभा के चुनाव के बाद जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसी के नेता को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करवाता है, जैसा हमें साल 2014 में भी, 2019 में भी और उससे पहले भी देखने को मिला। लेकिन जो देश के अभी के समय प्रधानमंत्री है उन्होंने 2014 में शपथ ली, 2019 में शपथ ली, और जब 2024 का चुनाव होगा तो देखते हैं कौन सा प्रधानमंत्री शपथ लेता है। ठीक है, वो फ्यूचर वाली बात है। लेकिन कंडीशन मैंने पहले भी आपको बताई थी, अगर किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो किसी गठबंधन के नेता को जिसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्योंकि 1989 के बाद देश के अंदर गठबंधन की राजनीति भी आ गई थी, यानी कि जो सरकारें अपने दम पर यानी कि बहुमत पेश नहीं कर पाती तो वह अन्य दलों के साथ मिलकर अपनी सरकार बना लेती है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अभी मैं आपको प्रधानमंत्री वाला तो नहीं बताता लेकिन स्टेट का जरूर बता देता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर
3 पार्टियां मिली हुई है और अन्य कुछ निर्दलीय भी है जहां पर सरकार चल रही है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। तो इन तीनों की जो पार्टी है वो एक साथ गठबंधन में जुड़ी हुई है और महाराष्ट्र में 5 साल की सरकार को रन कर रही है। तो क्या ये दौर चल रहा है? गठबंधन का चल रहा है, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में कौन कौन सी पावर है, तो देखिए प्रधानमंत्री जो है वह सरकार का मुखिया होता है और केंद्र सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उनकी सभी महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं वह रियलिटी में, व्यवहार में प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जो है वह मंत्री परिषद का भी मुखिया होता है, वह अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है और उनके डिपार्टमेंट का भी बंटवारा करता है। जैसे किसी को रेल मंत्री बनाना हो, परिवहन मंत्री बनाना हो, वित्त मंत्री बनाना हो, ये सभी काम जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही कराए जाते हैं। और साथ ही मंत्री परिषद यानी मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना या फिर जो मंत्री ऑलरेडी बने हैं उनके डिपार्टमेंट को चेंज करना भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही करवाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वर्तमान में जो देश की वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण है। इससे पहले वो कौन थी आप मुझे कमेंट करके बताना, यानी उनका जो डिपार्टमेंट है ना वो पहले चेंज हुआ था, तो वो कौन सा था उसे ही आपको कमेंट करके मुझे बताना, काफी इंपॉर्टेंट भी है टॉपिक, ठीक है। और साथ ही बच्चों प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी का काम करता है और वह मंत्रिपरिषद के जो निर्णय वो राष्ट्रपति तक भी पहुंचाता है। क्योंकि हमने शुरुआत में राष्ट्रपति के बारे में जाना था ना कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के जो कार्यकारी है उनके बारे में सूचना लेने का भी अधिकार है जो कि वह प्रधानमंत्री से लेता है। वह संसद का नेता होता है। संसद के अधिवेशन की तिथियां प्रधानमंत्री की सलाह पर ही निश्चित की जाती है। सदन में सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा भी प्रधानमंत्री करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विदेश नीति या फिर विदेश संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं, इंटरनेशनल जो समिट होती है उसमें भाग लेता है और साथ ही जो वर्ल्ड लीडर्स है यानी अदर कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट जो है, उनके साथ विचार विमर्श भी करते हैं। और व्यापारिक हो गया या फिर प्रशासनिक हो गया या सैनिक हो गया, इनके समझौते भी किए जाते हैं। वो किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाता है। तो ये सारी जो चीजें है वो प्रधानमंत्री की शक्तियों में इंक्लूड होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। अब की बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो 6 नंबर में भी आ जाता है, याद रखना। तो बिल्कुल भी आपको ग्रांटेड नहीं लेना है और अच्छे से समझ लेना है। अभी हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म नहीं होता। जिस तरह हमने देश के राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में चर्चा करी थी, उसी तरह हम देश के प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो ऊपर आपने प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में देखा जो व्यवहार में यानी रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह से ही बहुत सारे काम होते हैं। और किताबी चीज़ों में हमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अभी अगर हम प्रधानमंत्री की स्थिति की बात करें तो हुआ क्या है कि प्रेजेंट टाइम में गठबंधन का दौर है, यानी कि जो गठबंधन की राजनीति है ना, उसी की वजह से प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो पहले से कमजोर हुई है। क्योंकि 1989 के बाद बच्चों हमें गठबंधन का दौर देखने को मिला। उसकी झलक हमें 1977 के इलेक्शन में भी देखने को मिली थी, जब देश में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई जो थे वह गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री बने थे और कुछ समय बाद उनकी सरकार भी गिर गई थी और इंदिरा गांधी दोबारा से देश की प्रधानमंत्री बन गई थी। तो पहले जो था वो तो सब कुछ ठीक था क्योंकि कांग्रेस ने काफी समय तक राज किया भी है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर 272 से ज्यादा सीटें कोई दल नहीं ले पाता तो क्या होगा, क्या उन्हें अन्य दलों पर डिपेंड रहना पड़ता है। इसी वजह से जो स्थिति में थोड़ी बहुत कमजोरी भी देखने को मिली है। लेकिन 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली, तो अकेले दम पे ही उन्होंने सरकार बना ली। तो ये क्या है, काफ़ी मजबूती भी प्रदान करती है, जिसके कारण व्यक्तित्व, लोकप्रियता, इन सब का बल उन्हें मिलता ही है, जैसा कि आज के समय देश के प्रधानमंत्री को मिल रहा है। तो ये है प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में। आई होप कि आप दोनों के बारे में अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। तो बच्चों ये था टॉपिक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्यों के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट करके कोई डाउट हो या फिर कोई आप अदर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो जरूर मेंशन कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी। 1000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन है, फ्री है।
तो आप भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा और अदर सब्जेक्ट की भी आपको PDF वहां पर अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए करेगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी मेंशन कर देता हूं आप ही की जरूरत के लिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।